हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवी सिंह। आप सभी का स्वागत राम आईएएस में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें हमें पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, तो ये क्या है, PAI यानी पब्लिक अफेयर इंडेक्स। और ये एक्चुअल में इसे समझने का प्रयास करिए। हम्म तो देखो, ये 1994 में स्थापित बंगलुरु स्थित ये नॉन प्रॉफिटियरी यानी गैर लाभकारी थिंक टैंक है। ये पब्लिक अफेयर सेंटर जो PAC है इसके द्वारा विकसित किया गया। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स किसके द्वारा भाई? PAC के द्वारा, पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है। यह जो सूचकांक है वर्ष 2016 से जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक, ध्यान रखना, प्रशासनिक प्रदर्शन, गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक प्रदान की जाएगी। वेरी सिंपल। ये एक्चुअल में जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, इसको ये एक बेंगलुरु पे स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक है, मतलब नॉन प्रॉफिटियरी है, जो कि ये 1994 में स्टेब्लिश किया गया था। और ये पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये सूचकांक वेरी फर्स्ट टाइम 2016 में जारी किया गया। और इस सूचकांक के अंतर्गत प्रशासनिक प्रदर्शन को मतलब जो परफॉर्मेंस को आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? 30 अक्टूबर 2020 को PAC के द्वारा जो है एक वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 पब्लिश किया गया। एक्चुअल में इसका 5वां वार्षिक संस्करण है। और ये जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है 2020 के तहत 2019-20 के दौरान भारत में राज्यों के प्रशासन की गुणवत्ता का आकलन प्रस्तुत करता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, PIA 2020 में 3 पिलर्स जो है यानी 3 स्तंभ, 5 थीम्स 5 विषयों, और जो है सतत विकास लक्ष्य यानी 13 सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 50 संकेतकों के आधार पर जो शासन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। इसमें से इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई 3 पिलर्स में देखोगे, इक्विटी यानी इक्वेलिटी, समता, वहीं समृद्धि ग्रोथ, और तीसरा सस्टेनेबिलिटी संवहनीयता। इसमें से जो 5 थीम्स हैं, अभिव्यक्ति और जवाबदेही, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस इफेक्टिवनेस यानी सरकार की प्रभावशीलता, साथ में आपको गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस है, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, और रेगुलेटरी क्वालिटी विनियमन की गुणवत्ता, साथ में कंट्रोल ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। तो ये 5 थीम्स हैं। इसमें से 13 SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 1 to 11 तक तो ठीक है, लेकिन इसमें 15 और 16, मतलब इसमें से 12, 13, 14 शामिल नहीं है। बड़े राज्यों की जो है श्रेणी में केरल सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य रहा है गवर्नमेंट यानी गवर्नेंस के आधार पे। छोटे राज्यों में गोवा सबसे बेहतर रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ सबसे बेहतर रहा है। अब इसकी रैंक आप देख लो तो टॉप मोस्ट पे केरल, जैसे कि मैंने बताया, बड़े राज्य के आधार पे अगर बात करें। वहीं जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है 18वें नंबर पर है, ठीक है, और इसको स्कोर मिला -1.426। टॉप मोस्ट पे केरल 1.389 स्कोर के साथ। अगला है मिशन शक्ति का तृतीय चरण। मिशन शक्ति है क्या? तो जरा देखो भाई, 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हमारे मोदी जी ने, आदित्यनाथ जी ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा हेतु सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से बलरामपुर जनपद के देवी पाटन पीठ शक्ति से मिशन शक्ति अभियान का शुरुआत किया गया। अब ये जो जिला में, मतलब एक्चुअल में ये जो जिला है बलरामपुर में, बलात्कार की एक घटना हुई थी। इसी के बाद जो है 22 वर्षीय एक दलित महिला के साथ बहुत गलत और बलात्कार हुआ था। तो इसी को आधार बना करके मिशन शक्ति जो है ये प्रारंभ किया गया था। महिलाओं और बेटियों, बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश व्यापी अभियान के तौर पे इस अभियान को प्रारंभ किया गया। महिला और बाल विकास विभाग और बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग, इसमें से 3, महिला और बाल विकास विभाग, बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग, ये संयुक्त तौर से ये मतलब इसका संचालन करती है। मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण बहुत सफलतम रहे हैं।
वहीं 21 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से जो केंद्रीय मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं तो इन्होंने उपस्थिति में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। अब देखो यह जो चरण है वो 31 दिसंबर 2020 में ये आयोजित किया गया। लखनऊ में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ के दौरान प्रथम द्वितीय चरण और इसमें जो है जो 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेट सिविल सर्विस यहां से पूछ सकता है क्योंकि ये प्रॉपरली उत्तर प्रदेश से संबंधित रहा है। अब अगला इशू है हमारा भारत पर्यटन सांख्यिकी यानी 2020। देखो अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी मतलब एट ग्लांस 2020 एक नामक रिपोर्ट यानी रपट प्रकाशित करी गई। इस रपट में एक्चुअल में था क्या, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो इस दौरान जो वर्ष 2019 के दौरान भारत में 10.93 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन। इसके साथ साथ तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, देखो एक्चुअल में आपको मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। तो भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नजर यानी 2020 जो है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2020 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित करी गई। अब पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान भारत में 10.93 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। ध्यान से सुनना, ठीक है, करीब 11 मिलियन के आसपास। तो एग्जैक्टली डेटा है जो है 10.93 मिलियन। अब 3.5% की वार्षिक वृद्धि दर को ये प्रदर्शित करता है। इस अवधि के दौरान 6.98 मिलियन अनिवासी भारतीय एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियंस का भारत में आगमन हुआ जो कि 1.6% वार्षिक ब्याज दर दर्शा रहा है और मतलब वृद्धि दर, सॉरी ब्याज दर कह रहा हूं। और इस वर्ष जो है 2019 के दौरान कुल 17.93 मिलियन विदेशी पर्यटक अनिवासी सहित जो है भारत में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के तौर पे भारत में आए, जिसमें से 2.8% की वृद्धि देखने को मिली। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में प्राप्तियों के मामले में भारत का जो स्थान क्या है, तो 12वां प्राप्ति रिसीट के मामले में। वहीं पर्यटन जो आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का जो 23rd यानी 23वां स्थान है। संपूर्ण विश्व में भारत का जो हिस्सा है तो 1 पॉइंट मतलब जो टोटल पर्यटन में तो 1.23% है, राइट। इसके साथ साथ एशिया पैसिफिक जो रीजन है तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत का स्थान 8वां, जबकि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों के मामले में जो है भारत का जो है स्थान 6वां। ये कुछ वही रपट है। टॉप पे है बांग्लादेश और नंबर 5 पे है कनाडा, ठीक है। देखो ये है जो एक्चुअल में 2019 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की श्रेणी में कौन कौन और ये मिलियन में इनकी संख्या है। वहीं प्रतिशत के आधार पे हिस्सा पे बात करें तो भी बांग्लादेश का सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है 23.58%। अब 2019 में के दौरान घरेलू पर्यटकों के आगमन, ध्यान से सुनना, ये जो है तो भारत में विदेशी पर्यटकों की बात है। अब घरेलू पर्यटकों में तो भाई टॉप मोस्ट पे उत्तर प्रदेश है, ये ध्यान रखना। और पूरा इसका जो रोल है ओवरऑल ये 23.1% है और महाराष्ट्र 5वें स्थान पर है, ठीक है। जोजिला टनल इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा जोजिला टनल क्यों इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, रणनीतिक तौर से भी। तो 15 अक्टूबर 2020 को एक अनुष्ठानिक विस्फोट यानी जो है तो इसके साथ जम्मू कश्मीर और जोजिला टनल के निर्माण का शुभारंभ किया गया। ये 14.15 किलोमीटर लंबी टनल सुरंग है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है 1, तो उस पर जोजिला दर्रे के नीचे लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये बनाई जाएगी। तो पहले तो आपको ये पता चल गया कि किससे संबंधित है भाई, ये तो है जोजिला दर्रे के पास जो जोजिला पास है उसके नीचे 3000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित करी जाएगी। जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल का जो है शुभारंभ किया गया है। यह सुरंग जो कि श्रीनगर, द्रास और कारगिल से होते हुए इन तीनों को जोड़ेगी। इस परियोजना के तहत टनल को जोड़ने वाले 18
15.61 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग का निर्माण करेगी। इस प्रकार इस परियोजना की कुल लंबाई 32.78 किलोमीटर होगी। इस टनल के माध्यम से श्रीनगर घाटी, लेह लद्दाख के मध्य सभी जो मौसमों में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा। टनल का निर्माण पूर्ण होने पर यह एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी बाई डायरेक्शनल टनल होगी। ओके, अब अटल टनल, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देखो। रोहतांग दर्रे के नीचे एक यह रणनीतिक सुरंग के निर्माण में ऐतिहासिक निर्णय 3 जून 2020 को अटल बिहारी जी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में लिया गया था। अब भाई ये जो है 26 मई 2002 को जो तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी साहब थे, तो इस टनल की दक्षिणी हिस्से से जोड़ने के लिए जो सड़क है उसकी आधारशिला रखी थी। तो इतनी ये मंद गति थी, तो वर्ष 2013 तक ये मात्र 1300 मीटर टनल का निर्माण ही हो सका। अब कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस गति से इसका निर्माण वर्ष 2040 तक पूरा होने की संभावना रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में 1400 मीटर प्रतिवर्ष की गति से इस टनल का निर्माण किया गया है। और इसमें से जो है तो मतलब यह परियोजना करीब 6 वर्षों में पूरी हो जाएगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 3 अक्टूबर 2020 को मनाली हिमाचल प्रदेश दक्षिणी पोर्टल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की सबसे लंबी सुरंगी राजमार्ग अटल टनल रोहतांग दर्रे का जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अटल टनल का निर्माण जो है BRO निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है। ये 9.02 किलोमीटर जो टनल हिमाचल प्रदेश के मनाली, कुल्लू जिला, लाहौल स्पीति से ये वर्ष भर मतलब वर्ष पर्यंत जोड़ेगी। इसमें से कोई और इशू नहीं आएगा, जैसे कि बर्फ वगैरह ये जम जाता है। ये जो है एक्चुअल में घोड़े की नाल की तरीके से है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 5.52 मीटर है। यह सुरंग 10 मीटर चौड़ी, और इसमें से 3.6 इंटू 2.5 के एक अग्निरोधक आपातकालीन जो निकास सुरंग का निर्माण भी है। यह टनल जो है औसत समुद्र से 3000 मीटर करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पीर पंजाल पर्वतमाला में अवस्थित ये रोहतांग दर्रे से गुजरती है। अटल टनल का जो दक्षिणी पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर दूर ये 30-60 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि इसका उत्तरी पोर्टल लाहौल घाटी में सिस्सू स्थित जो है तेलिंग गांव के निकट, कहां, तेलिंग गांव के निकट 30-71 जो मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग के माध्यम से सड़क मार्ग से मनाली, लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच की दूरी 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इस प्रकार से इन दोनों स्थानों के बीच जो यात्रा में लगने वाले समय में से 4 से 5 घंटे की बचत होगी। यह जो टनल है सेमी ट्रांसफर वेंटिलेशन सिस्टम यानी अर्ध अनुप्रस्थ वातायन प्रणाली SDSTA जो है यानी जो है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन नियंत्रित अग्निशमन प्रणाली, रोशनी और निगरानी प्रणाली सहित अति आधुनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणालियों से लैस होगी। तो एक ये इशू समाप्त हुआ। अब डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक, अगेन इंपॉर्टेंट भाई, ये जो है 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग जो है तो उसके विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय यानी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड द इवैल्यूएशन ऑफिस द्वारा डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया। डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक का उद्देश्य मंत्रालयों और विभागों के बीच स्वस्थ इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उनकी डाटा तैयारी का स्तर आकलन करना और डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार में सहायक होगी। स्मरणीय तथ्य की बात करें तो ये जो मतलब सर्वेक्षण केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो सेंट्रल सेक्टर्स स्कीम्स हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लागू करने के मामले में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को किए गए कार्य प्रदर्शन के आकलन पर आधारित है। सर्वे के तहत इसमें से 65 मंत्रालय और विभागों की जो कुल संख्या, इसमें से 250 केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जो एकत्रित जानकारी, उन्हें प्राप्तांकों की गणना की गई है। डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक सर्वाधिक 4.49 का स्कोर प्राप्त हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शीर्ष स्थान पर रहा है इस आधार पे, जबकि आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं 65 मंत्रालय और विभागों की रैंकिंग में उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक ये तीसरे स्थान पर 4.11 स्कोर के साथ, जबकि 16 आर्थिक मंत्रालयों और विभागों को जो उर्वरक विभाग का दूसरा स्थान रहा है। अब एक अगला इशू, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड एक्यूबेशन मिशन।
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने अनुसूचित जाति दिव्यांगों युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित करने और रोजगार सृजित करने वाला जॉब गिवर्स बनने के साथ सक्षम बनाने के लिए वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की थी। इस फंड का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जातियों के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन प्रारंभ किया गया। 30 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संयुक्त पूंजी कोष यानी BCFSC वेंचर कैपिटल फंड एंड शेड्यूल कास्ट के लिए ये मिशन शुरुआत की गई। जो SASIIM के कुछ उद्देश्य रहे हैं, जैसे कि दिव्यांगों को वरीयता, साथ में अनुसूचित जाति के युवाओं को इसमें से उनकी उद्यमिता को बढ़ावा देना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर के साथ तालमेल के माध्यम से 2024 तक 1000 से अधिक अभिनव विचारों का समर्थन करना, स्टार्टअप पहलों से संबंधित विचारों को व्यवसायिक स्तर पर कर लेने और उदार समतापरक सहयोग जो है लिबरल इक्विटी सपोर्ट द्वारा समर्थन और प्रोत्साहन देना। इस पहल के तहत जो है विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों पे प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर यानी TBI के माध्यम से अगले 4 वर्षों में ऐसे 1000 अनुसूचित जाति के युवाओं की पहचान की जाएगी जिनके पास स्टार्टअप प्रारंभ करने का विचार होगा। अनुसूचित जाति के युवाओं को अपने स्टार्टअप से संबंधित विचार को वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित करने के लिए इक्विटी फंडिंग के तहत 3 वर्ष में 30 लाख की अधिक राशि आवंटित करी जाएगी। इस मिशन के तहत सफल उपक्रम वेंचर कैपिटल फंड में 5 करोड़ तक की सहायता प्रदान की जाएगी जो उसमें से एलिजिबल होगा। और इस पहल को वेंचर कैपिटल फंड फॉर यानी जो SC है शेड्यूल कास्ट के लिए लागू किया जाएगा, जिसको वर्ष 2016 में 500 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इसको गठित किया गया था। जम्मू कश्मीर जैव विविधता परिषद इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, जम्मू कश्मीर विविधता परिषद की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर प्रशासन जैव विविधता परिषद के गठन की मंजूरी दी गई है। यह परिषद राज्य में जो बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण का कार्य करेगा, जैव विविधता के संरक्षण से सभी जो पहलू हैं उनके निकायों को सहयोग प्रदान करेगी और जम्मू कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक जारी आदेश के अनुसार जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद के गठन की मंजूरी दी जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस परिषद के अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य होंगे, 5 सदस्य आधिकारिक पदेन सदस्य होंगे, 5 जो है गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। इस परिषद के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के प्रधान और मुख्य वन संरक्षक होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में वन अनुसंधान संस्थान निदेशक परिषद के सदस्य सचिव के तौर पर कार्य करेंगे। परिषद के अन्य पदेन सदस्यों में मुख्य जो है वन्यजीव वार्डन, जम्मू और कश्मीर वन पारिस्थितिकी पर्यावरण विभाग, अतिरिक्त सचिव से नीचे अधिकारी नहीं होंगे। इसी तरह इसमें से ये जो है तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का प्रतिनिधि अतिरिक्त सचिव से नीचे के अधिकारी भी नहीं होंगे और यहाँ पर कृषि उत्पादन किसान कल्याण विभाग का प्रतिनिधि अतिरिक्त सचिव से नीचे के अधिकारी शामिल नहीं होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात करें तो परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों में पूर्व IFS जो कि डॉक्टर CM सेठ, डॉक्टर सुशील वर्मा, डॉक्टर अंजार खुरो और डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर गीता शुंबली, ये सभी शामिल हैं। गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। यह जो परिषद जैव विविधता नियम 2002 और जैव विविधता नियम 2004 के प्रावधानों के अकॉर्डिंगली कार्य करेगी। जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श में जैव विविधता संबंधी मुद्दों के संदर्भ में मंजूरी प्राप्त करने के प्रारूप और प्रक्रियाओं को अधिसूचित करेगी। यह जो परिषद है स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की मदद से जैव विविधता पंजिका यानी PBR पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाएगी, जिसे इस केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण किया जा सकेगा। जैव विविधता परिषद में वित्त विभाग की सहमति से एक कोष का मतलब फंड का गठन किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर बायोडाइवर्सिटी परिषद एक निधि के तौर पे जाना जाता है।
जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020। तो भाई जम्मू कश्मीर जो संघ राज क्षेत्र में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषाओं का उपबंध जो है जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 23 सितंबर 2020 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। अब लोकसभा द्वारा यह विधेयक 22 दिसंबर 2020 को पारित कर दिया गया था। अब 26 दिसंबर 2020 को, दिसंबर नहीं सितंबर सॉरी, तो राष्ट्रपति जी की मंजूरी भी मिल गई है। तो इस जो अधिनियम में कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी संघ राज क्षेत्र में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषाएं होंगी। वहीं संविधान के अनुच्छेद 347 के विशेष उपबंधों के अनुसार संसद किसी राज्य के वहां की जनसंख्या के पर्याप्त भाग को देखते हुए किसी भी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए विधेयक पारित कर सकती है, उसका राइट्स है। अगला भारत प्रसन्नता रिपोर्ट 2020। हाल ही में प्रोफेसर राजेश के पिलानिया के द्वारा भारत प्रसन्नता रिपोर्ट बनाई गई, जारी करी गई। यह रिपोर्ट सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी अर्थात 36 भारतीय राज्य और संघों में क्षेत्रों के प्रसन्नता के स्तर को मेजर करेगी और प्रोफेसर पिलानिया द्वारा गुरुग्राम स्थित मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI में कार्यरत रहे हैं। वहीं रिपोर्ट जो है विशेष तौर से भारत के परिप्रेक्ष्य में ही तैयार की गई है। एक मिनट रुकिएगा, लाइट नहीं जल रही थी, है ना। भारत के परिप्रेक्ष्य में ही तैयार की गई है। इसमें से देश के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को प्रसन्नता के स्तर पे अध्ययन किया गया है। इसमें से मिजोरम टॉप मोस्ट पर है 3.57 के, पंजाब सेकंड पर और अंडमान निकोबार आइलैंड थर्ड पर। उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है प्रसन्नता के आधार पर। ध्यान रखना, अभी देखो, अब सब जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही पूछा जाएगा टॉप 3 और लास्ट। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र तौर से मिजोरम टॉप मोस्ट पे प्रथम स्थान, केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार आइलैंड टॉप पे, बड़े शीर्ष राज्यों में 3 स्थान पंजाब, गुजरात और तेलंगाना है। वहीं अगर हम बात करें छोटे राज्यों में जो है शीर्ष 3 है मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल है। उत्तर भारत में प्रसन्नता में 3 जो राज्य हैं वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा है। जबकि दक्षिण भारत में प्रसन्नता में जो शीर्ष 3 राज्य हैं पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हैं। समग्र रैंकिंग छत्तीसगढ़ अंतिम 36वें पर है और समग्र रैंकिंग उत्तर प्रदेश जो है 10वें पर है। रिपोर्ट के वर्ष मतलब 2020 के 5 वर्ष बाद अर्थात 2025 में कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक प्रसन्न होगा, इसके संबंध में भी रैंकिंग दी गई है। और वर्ष 2025 की जो भारत प्रसन्नता रैंकिंग में मणिपुर जो टॉप मोस्ट पे, अंडमान निकोबार एंड आइलैंड और गुजरात ये टॉप पे होंगे। छत्तीसगढ़ को अगेन जो है अंतिम वो मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति और खराब होगी जो कि ये 10 से 19 में पहुंच जाएगा। द आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, तो 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा IIM, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं तो IIM जो आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अकॉर्डिंगली कार्य करेगा। आनंदम की जो टैग लाइन है वो सर्वभूत हितेतरा, मतलब इसका अर्थ है कि सदा सबके कल्याण के लिए ये प्रेरित होगा, मतलब सर्वभूत हिते रता। अब देखो एक अगला है मिशन कर्मयोगी, इंपॉर्टेंट है, जरा इसे समझना। मिशन कर्मयोगी जो है इसका उद्देश्य भविष्य के लिए भारतीय लोक सेवकों को तैयार करना है और अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, नवाचारी, अग्रसक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान बनाना है। इनको प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाना है, विशेष भूमिका दक्षताओं से युक्त करना है। तो ध्यान रखना ये लोक सेवकों को दक्ष बनाने के लिए है मिशन कर्मयोगी। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग को मंजूरी दी गई है। मिशन कर्मयोगी लोक सेवा क्षमता विकास के लिए एक नई राष्ट्रीय अवसंरचना है। इस मिशन के तहत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को आच्छादित करने के लिए 2020-21 से लेकर के वर्ष 2024-25 तक 5 राज्यों वर्षों की अवधि के दौरान कुल 510 यानी 510.86 करोड़ की धनराशि व्यय की जाएगी। मिशन कर्मयोगी की बात करें तो देखो नीतिगत ढांचा, संस्थागत ढांचा, योग्यता की रूपरेखा, डिजिटल अध्ययन ढांचा जो आईकॉट कर्मयोगी, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, निगरानी और मूल्यांकन, ये सारी चीजें ध्यान रखना। ओके,
मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईकॉट कर्मयोगी के द्वारा एक प्लेटफॉर्म के द्वारा ये किया जाएगा। अब इस कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए एक पूरा स्वामित्व विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की जाएगी। एसपीवी एक गैर लाभ अर्जक नॉन फॉर प्रॉफिटरी कंपनी होगी जो कि आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का स्वामित्व और प्रबंधन करेगी। राइट। प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद पीएमएचआरसी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस परिषद की परिकल्पना की गई है जो कि लोक सेवा सुधारों और समता विकास को संचालित करने और रणनीतिक जो है निर्देश प्रदान करने के लिए मतलब उनके लिए एक शीर्ष निकाय होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय इकाई कैबिनेट सेक्रेटरिएट जो है यानी कोऑर्डिनेशन यूनिट, तो इसमें से यह इकाई राष्ट्रीय लोक सेवक की क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए निगरानी करेगी। ठीक है। क्षमता विकास आयोग में जैसे मैंने बताया कि इसमें से ये इसका कार्यक्रम होगा। अब यह आयोग प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यात्मक निरीक्षण और वार्षिक क्षमता विकास योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा। कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट ये जो डिपार्टमेंट है प्रबंधन और सहयोग सेवाएं उपलब्ध कराएगा। कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब तो 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने लोक सेवकों को कर्मयोगी लर्निंग जो डिजिटल लर्निंग लैब का उद्घाटन किया। इसका जो उद्घाटन नई दिल्ली स्थित सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन यानी STM इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ने किया है। पेटेंट संशोधन नियम तो हम यहीं तक जो है यहीं तक पढ़ते हैं और अगली क्लास में हम पेटेंट संशोधन नियम और इस बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम।